तो दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर कनिका सिंह और आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीपीएच यानी कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के बारे में। तो दोस्तों जो ये समस्या है बहुत ही कॉमनली आजकल देखने को मिलती है, स्पेशली पुरुषों के अंदर। 60 से ऊपर वाले एज ग्रुप के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा समस्या आम हो गई है, बहुत ही कॉमनली देखने को मिल जाती है। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है और कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं, और इसको ठीक करने की कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ जो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। दोस्तों प्रोस्टेट एनलार्जमेंट यानी कि जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं प्रोस्टेटोमिकेली यानी कि बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। बिनाइन वर्ड इसलिए लगा है क्योंकि ये जो नॉन कैंसरस कंडीशन है, अगर यही कैंसरस कंडीशन होती तो इसको मैलिग्नेंट बोलते और इसको बोलते प्रोस्टेट कैंसर। तो दोस्तों ये है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, यानी कि नॉन कैंसरस सेल की इसमें ग्रोथ होती है और जो है प्रोस्टेट का जो है इन्लार्जमेंट हो जाता है। दोस्तों ये एक बहुत ही जो ऐसी कंडीशन है जो बहुत सारे सिम्टम डेवलप करती है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो है 60 के बाद वाले एज ग्रुप के अंदर ज़्यादा देखने को मिल जाती है। जैसे-जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है वैसे-वैसे सिम्पटम्स ज़्यादा शो होने लग जाते हैं। पर कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि प्रोस्टेट का जो एनलार्जमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि इतने सिम्पटम्स शो नहीं होते हैं। और कुछ लोगों में क्या होता है कि एनलार्जमेंट बिल्कुल मिनिमल होता है पर सिम्पटम्स वो ज़्यादा शो करते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं बोल सकते कि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उतने ज़्यादा सिम्पटम शो होंगे। कभी-कभी वेरिएशंस भी देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनमें हमें प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, तो सबसे पहले आ गया एज फैक्टर। तो 60 के बाद वाली एज के अंदर दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा देखने को मिल जाती है। पर कभी-कभी क्या होता है कि 40 के बाद भी ये प्रॉब्लम किसी-किसी लोगों में जो है देखने को मिलती है। लाइफ़स्टाइल के अंदर ऐसा है या आपका बहुत ज़्यादा बैठने का काम है या आप बहुत ज़्यादा ओबेज़ हैं, मोटापा है आपके शरीर पे, तो आप जो है बहुत जल्दी जो है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपके जो है फैमिली हिस्ट्री के अंदर अगर ये रहा है या आपके फादर को है या आपके ग्रैंडफ़ादर को रहा है, तो आप भी बहुत हद तक प्रोन हो जाते हैं इस दिक्कत के लिए। नेक्स्ट है अगर कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी हैं जैसे कि अगर आप हार्ट डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं या फिर आपको डायबिटीज़ है, तो ऐसे में भी जो है जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने का खतरा है वो बढ़ जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि ऐसे कौन से कॉज़ हैं जिनकी वजह से जो है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, मैं आपको एक फ़िगर दिखा देती हूँ दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा होगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ब्लैडर होता है वो एक इस तरह की संरचना होती है, जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता है। उसके बाद एक नली सी निकली हुई जाती है जो आगे जाके यूरेथ्रा से जुड़ती है। तो जो प्रोस्टेट होता है वो इस नली के दोनों तरफ जो संरचना होती है वो होती है प्रोस्टेट। तो क्या होता है कि दोस्तों जब इसका एनलार्जमेंट हो जाता है, जब ये प्रोस्टेट जो होते हैं वो दोनों तरफ से बढ़ जाते हैं, तो क्या करते हैं ये जो है वो नली को दबाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि यूरिन पास करने में दिक्कत होने लग जाती है। तो कभी-कभी क्या होता है पूरी तरह से उसको दबा देते हैं, तो बिल्कुल यूरिन बिल्कुल रुक जाता है और कभी-कभी क्या होता है ये बिल्कुल जो है इतना रह जाता है, तो क्या होता है कि ये बिल्कुल नैरो हो जाती है जो नली होती है, तो यूरिन जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें एक्सर्शन लगाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि कुछ ऐसे सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि यूरिन फ्रीक्वेंसी हो गया, पेनफुल यूरिनेशन हो गया या बहुत ज़्यादा एक्सर्शन लगाना पड़ रहा है यूरिन पास करने के लिए, या ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है यूरिन पास हो रहा है, क्योंकि एक बार में जो है ब्लैडर जो होता है वो जो जितना यूरिन कलेक्ट होता है वो जो है वो खाली नहीं हो पाता है ब्लैडर। तो धीरे-धीरे बार-बार हमें फ़ील होता है कि हमें यूरिन पास करना है क्योंकि वो पूरी तरह से अभी खाली नहीं हुआ है। तो इसलिए कभी-कभी तो ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास होता रहता है। पर कभी-कभी क्या होता है एक्सर्शन की वज़ह से थोड़ा यूरिन आता है
फिर रुक जाता है, फिर आता है, फिर रुक जाता है। तो ऐसी कंडीशन होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्पटम्स के बारे में। सबसे पहला जो सिम्पटम आ गया दोस्तों वो आ गया जो यूरिन फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है दोस्तों जब वो नली नैरो हो जाती है तो जो ब्लैडर में जो कलेक्ट होता है यूरिन वो एक बार में पास नहीं हो पाता है। तो जिसकी वज़ह से बार-बार प्रेशर बना रहता है क्योंकि वो एक बार में खाली नहीं हुआ है, तो वो प्रेशर बार-बार फ़ील होता रहता है और बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके यूरिन पास होता है। नेक्स्ट जो सिम्पटम आ गया वो आ गया कि जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास होना। तो नैरोइंग होने की वज़ह से उस नली की तो ब्लैडर जो है वो ड्रॉप करके यूरिन पास करता है। तो इस वज़ह से जो है यूरिन जो है पास करने में दिक्कत होती है और जो है यूरिन जो है वो प्रेशर लगाने के बाद जो है बूँद-बूँद करके पास होता है। दूसरा सिम्पटम आ गया है दोस्तों जो है एक्सर्शन। तो यूरिन पास करने के लिए आपको जो है एक्सर्शन लगाना पड़ता है, एक फ़ोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि जो यूरिन की जो पास करने वाली जो नली है वो बिल्कुल नैरो हो जाती है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वज़ह से। तो आपको जो है एक्सर्शन से यूरिन पास करना पड़ता है। जब आप फ़ोर्स लगाते हैं तो यूरिन पास होता है पर एक फ्लो नहीं बन पाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है कुछ जो है लोगों के अंदर क्या होता है कि एक फ्लो बनता है, फिर रुक जाता है, फिर थोड़ा यूरिन पास होता है, फिर रुक जाता है, फिर थोड़ा यूरिन पास तो एक पूरा फ्लो नहीं बन पाता है। तो जो होता है यूरिन जो होता है वो ठहरा रहता है जो ब्लैडर के अंदर। तो ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है कि यूरिन ठहरा रहने की वज़ह से जो है वो बहुत प्रोन हो जाते हैं यूरिनरी इन्फेक्शन होने के लिए। तो इसी वज़ह से जो होता है यूरिनरी इन्फेक्शन का खतरा जो होता है बढ़ जाता है। और अगर ये जो इन्फेक्शन होता है वो बढ़ जाता है और बहुत सीवियर हो जाता है तो कभी-कभी क्या होता है यूरिन पास करते टाइम साथ में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। और अगर ये दोस्तों ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है तो ये जो होती है कभी-कभी किडनी को भी करने लग जाती है, किडनी तक पहुँच जाती है। तो ऐसा मान सकते हैं आप कि प्रोस्टेट जो एनलार्जमेंट है सिर्फ़ प्रोस्टेट तक नहीं रहता, ये और भी जो है आगे हार्म कर सकता है और अदर ऑर्गन्स को। तो अब मैं आपको जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बताना चाहूँगी। आप अपने डॉक्टर से सबसे पहले मिलिए, अपने सिम्पटम्स बताइए और उनसे कन्फर्म करवाइए कि आपको जो है प्रोस्टेट जो है इश्यूज़ ही हैं। क्योंकि आगे मैं आपको जो आपको जो दिक्कत बताऊँगी उनमें भी ये सारे सिम्पटम्स शो होते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिल के ज़रूर कन्फर्म करवा लीजिए कि आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट ही है या प्रोस्टेट इश्यूज़ ही हैं जिससे आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े। तो सबसे पहले आ जाता है नॉर्मल जो हो गया यूरिन इन्फेक्शन। दोस्तों नॉर्मल यूरिन इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसके अंदर भी आपको यूरिन से रिलेटेड जो है सिम्पटम्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि ड्रॉप यूरिन आना या फिर यूरिनेशन के अंदर पेन होना यूरिन पास करते हुए या ब्लड आ जाना। ये नॉर्मल अगर सीवियर जो है यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है उसके अंदर भी ये सेम सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। दूसरा आ गया यूरेथ्रल स्ट्रक्चर यानी कि जो यूरिन की जो नली थी उसका जो वो है नैरोइंग होना उसके अंदर जो है सेल्स हैं वो वहाँ पे एक्युमुलेट हो गई हैं। उस वज़ह से जो होता है वो नैरोइंग हो जाती है नली की जिस वज़ह से यूरिन पास करने में दिक्कत होती है। तो ये सेम सिम्पटम्स यूरिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के अंदर भी देखने को मिल जाती हैं। थर्ड आ गया प्रोस्टेट स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन तो जिसको कहते हैं प्रोस्टाइटिस। तो दोस्तों अगर प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट की जगह पे सूजन हो गई है प्रोस्टेट की या उसके अंदर स्वेलिंग आ गई है तो सेम सिम्पटम्स तब भी देखने को मिलते हैं क्योंकि सूजन की वजह से एक बार को टेम्परेरी जो प्रोस्टेट का साइज़ जो होता है वो बढ़ जाता है उसकी वजह से वो नैरोइंग हो जाती है और सेम सिम्पटम्स शो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया प्रोस्टेट कैंसर। तो दोस्तों प्रोस्टेट कैंसर के अंदर भी जो होती है कैंसरस सेल वहाँ पे एक्युमुलेट होने लग जाती हैं तो उसकी वजह से भी जो होता है यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं।
तो दोस्तों आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और कंफर्मेशन ज़रूर लें कि आपको जो है यूरिन जो है जो भी दिक्कत आ रही है यूरिन से रिलेटेड, उसका जो है कॉज़ क्या है, उसका मेन कारण क्या है, क्योंकि आपको जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको एक्सप्लेन की हैं, उन सब में सेम सिम्पटम्स रहते हैं। तो जो आपका डॉक्टर होगा वो आपको कंफर्मेशन देगा, आपका अल्ट्रासाउंड करेगा, आपका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करके आपको कंफर्म करके बता देगा कि जो आपको प्रॉब्लम है, जो आपको यूरिन से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, वो किस वजह से आ रही है। क्योंकि अगर आपको जो है प्रॉब्लम कुछ और है और आप मेडिसिन किसी और चीज़ की ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएँगे। अपने पैसे भी वेस्ट करेंगे, अपना समय भी वेस्ट करेंगे। तो बेहतर है कि आप पहले कन्फर्म कर लें कि आपको जो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका मेन कॉज़ क्या है, जिससे आप उससे रिलेटेड मेडिसिन लेके जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। तो इसमें हम जो है 3 फ़ॉर्म में होम्योपैथिक मेडिसिन्स का यूज़ करेंगे। मदर टिंचर फ़ॉर्म, ट्राइचूरेशन फ़ॉर्म और डायल्यूशन फ़ॉर्म के बारे में। तो तो जो भी मैं आपको मदर टिंचर बताने जा रही हूँ, मैं 5 तरह की मदर टिंचर आपको बताऊँगी। आपको क्या करना है, पाँचों की इक्वल क्वांटिटी लेनी है। आपको 20-20 एमएल पाँचों की जो है मदर टिंचर फ़ॉर्म ले लेनी है और पाँचों को मिक्स करके आपको 100 एमएल की एक बॉटल तैयार कर लेनी है और उस बॉटल में से आपको जो है 20-20 ड्रॉप्स 3 टाइम लेनी है, 1/4 कप पानी के अंदर डाल के और उसको मिक्स करके आपको 3 टाइम डेली यूज़ करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो मदर टिंचर की बात करेंगे वो है सबाल सेरोलाटा। सबाल सेरोलाटा क्यों? तो दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, और ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। पुरुषों की यूरिन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव जो है अपना रिज़ल्ट्स देती है उसमें। तो सबसे पहले हम सबाल सेरुलाटा ले लेते हैं। दूसरी मेडिसिन जो है वो है चिमाफिला। तो चिमाफिला की मदर टिंचर जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है ऐसी कंडीशन के अंदर जहाँ आपको प्रोस्टेट के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वो गोनोरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से जो है आपको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो थर्ड मेडिसिन जो आ जाती है वो आती है जो इक्विज़िटम। तो दोस्तों इक्विज़िटम ऐसी कंडीशन में बहुत हेल्पफुल रहती हैं जहाँ आपको यूरिन फ्रीक्वेंसी बार-बार आ रही है, मतलब आपको बार-बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा है क्योंकि आपका जो ब्लैडर है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है। तो जिसकी वजह से आपको बार-बार अर्ज रहती है यूरिन पास करने की। तो इक्विज़िटम ऐसी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नेक्स्ट मदर मदर टिंचर आ जाता है वो है हाइड्रेंजिया। तो हाइड्रेंजिया दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करता है जहाँ आपका यूरिन का जो है फ्लो नहीं बन पा रहा है, तो आपको हाइड्रेंजिया भी जो है मदर टिंचर फॉर्म के अंदर यूज़ करनी है। जो नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है वो है पेरियारा ग्रावा। तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जहाँ पे आपको जो यूरिन जो पास होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पास होता है, जहाँ आपको एक्सर्शन लगाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। ऐसी कंडीशन के अंदर जो है पेरियारा ग्रावा जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आपको ये जो पाँचों मदर टिंचर जितने जो भी मैंने आपको बताए हैं इनको आपको इक्वल क्वांटिटी यानी कि 20-20 एमएल जो है आपको लेके 100 एमएल की बॉटल बनानी है और जैसे मैंने आपको पहले बताया उस तरह से यूज़ करनी है। दोस्तों हमें जो है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए जो है स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स का यूज़ करना है क्यों, ताकि वो जो है सटीक रूप से काम करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो जो नेक्स्ट प्लान हमें यूज़ करना है वो है ट्राइचूरेशन फॉर्म। तो हमें जो है फेरम पिक मेडिसिन 3x पोटेंसी के अंदर लेनी है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक कर देती है। तो हमें जो है इसकी 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार यूज़ करनी है दोस्तों, और अगर आपको ये लिक्विड फॉर्म में मिल जाती है, तो आपको इसकी 2-2 बूँद करके दिन में 3 बार यूज़ करनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं डाइल्यूशन के बारे में। तो डाइल्यूशन में हमें क्लेमाइटिस 200 और जो है कोनियम 200 को जो है मिक्स करके इसको रख लें अपने पास, और इसकी जो है 2-2 ड्रॉप दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये तीनों मेडिसिन आपको लगातार लेनी है, ट्राइचूरेशन फ़ॉर्म, डाइल्यूशन फ़ॉर्म और मदर टिंचर फ़ॉर्म जो फ़ॉर्म है।
तीनों का इस्तेमाल आप 5-6 महीने तक लगातार करें, क्योंकि जो ये कंडीशन होती है थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होती है और आगे जाके ये अगर कंटिन्यू ऐसे ही रही, अगर इसकी सीवियरिटी बढ़ती रही तो ये कैंसरस फॉर्म में भी जा सकती है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो दोस्तों ये वाली जो स्टेज है ये एक नॉन कैंसरस स्टेज है। तो आप इसी स्टेज के अंदर अगर आप अपनी दवाओं को शुरू कर लेंगे तो आप आगे आने वाली प्रॉब्लम से जो है बच सकते हैं और इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, परमानेंटली इससे निजात पा सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल कंटिन्यू 5-6 महीने तक करें और इस प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक करें। और आप इसके साथ-साथ रात के अंदर आप जो है वाटर इनटेक अपना कम कर दें, ताकि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है बार-बार यूरिन जाने की वो कम हो जाए। दोस्तों अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करके, और अगर आप ओबेज़ हैं तो आप अपने ओबेसिटी को कम करके इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है, किसी डिज़ीज़ के बारे में चर्चा करनी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता सकूँ। तो तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ और थैंक यू फॉर वॉचिंग।